Hi guys, welcome back to Vijay Education Today Daily Hindu News and Editorial Analysis of January 8, 2026। तो आज है थर्सडे। आज हम करने वाले हैं द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको वर्ल्ड मैप पे ढूंढना है ग्रीनलैंड को। क्या ढूंढना है? ग्रीनलैंड को वर्ल्ड मैप पे ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में आके टाइप करना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। नाउ वी डिस्कस इसरो। इसरो के बारे में डिस्कस करते हैं। आज इस आर्टिकल में छपा हुआ है कि इसरो के बारे में, इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन जनवरी 12। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। 12 जनवरी को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSN-1 लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, इसरो 12 जनवरी को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOSN-1 लॉन्च करने के लिए तैयार है। अभी क्या है ये EOS-1 और ये क्या है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या है इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो PSLV C62 या EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 मिशन को 12 जनवरी 2024 को सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार IST के अनुसार 10:17 पर प्रक्षेपित करने जा रहा है। प्रक्षेपित मतलब लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, प्रक्षेपण यान कौन सा होगा इसमें? PSLV C62। मुख्य पेलोड क्या होगा? EOSN-1। प्रक्षेपण स्थान कहाँ से, लॉन्चिंग पैड कहाँ रहेगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जो कि अमूमन प्रक्षेपण इसरो अमूमन यहीं से क्या कहते हैं लॉन्च पैड हुआ है उसका, यहीं से ज़्यादातर के उपग्रह सैटेलाइट अंतरिक्ष में कुछ भी भेजना होता है तो यहीं से भेजा जाता है। तो ये प्रथम प्रक्षेपण स्थल है, फर्स्ट लॉन्च पैड से है ये। और कौन से ऑर्बिट में भेजेगा? ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजेगा, निम्न पृथ्वी कक्षा में। क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट में भेजेगा इसलिए PSLV को यूज किया हुआ है। PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 62। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 ये ऑर्बिट में जाएगा क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक रहने वाला अर्थ से, इसलिए इसमें LBM जैसे LBM Mark 3 का जैसे उपयोग नहीं किया गया। LBM तो इसरो का बाहुबली रॉकेट है। ठीक है, तो उसका यूज नहीं किया। तो 2026 का ये पहला प्रक्षेपण होगा, ये मतलब इस साल का ये पहला प्रक्षेपण होगा, लॉन्चिंग होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या है EOS वो देखते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट NO क्या है? EOS एक पृथ्वी अवलोकन ग्रह है। क्या है? EOS एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मतलब ये पृथ्वी पर निगरानी रखेगा सैटेलाइट थ्रू, अंतरिक्ष से सैटेलाइट ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा, निगरानी रखेगा। अब किस किस चीज़ का निगरानी रखेगा वो आगे भी देखते हैं। इसे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसरो ने इसके पूर्व तकनीकी विवरण को सार्वजनिक नहीं किया है। क्यों नहीं किया इसके सार्वजनिक? क्योंकि पेपर में ना छोटा सा आर्टिकल छपा हुआ है इसके बारे में, तो मैंने अलग अलग सोर्स से जैसे हर जगह से इसको करके एक कंप्लीट फॉर्मेट के रूप में तैयार किया हूँ। ठीक है, तो आपको देखना है और मेरे साथ साथ नोट बनाते जाना है, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको न्यूज़पेपर को कवर कराने का तरीका लिया है। तो हैंड रिटन नोट्स के साथ थोड़ा ईजी भी होता है, इसलिए करा रहा हूँ। आपको भी मेरे साथ साथ नोट्स आप वीडियो पॉज कर करके इसको आप लिखते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपका एक अच्छा सा नोट्स बन के रेडी हो जाए। ठीक है, तो सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य बात है ये। ठीक है, इसलिए इसरो ने इसका विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया है। नाउ EOS-N1 का कार्य क्या रहेगा? देखो, जैसे सीमा की निगरानी रहेगा, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थ का ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको निगरानी देखेगा कि क्या देखेगा, सीमा की निगरानी कैसे रह रही है, मतलब दुश्मन गतिविधियों की निगरानी, अंतरिक्ष सुरक्षा, आतंकी सुरक्षा, आतंकवादियों से सुरक्षा, आपदा की तैयारी, आपदा अगर आएगा तो उसकी तैयारी, रणनीतिक खुफिया की सहायता। इसलिए EOS-N1 में डुअल यूज मतलब द्वैध उपयोग की क्षमता है। एक फीचर क्या है इसमें? डुअल यूज। अब ये क्या है डुअल यूज? दो तरह के, मतलब दो धारी तलवार, ये हमारा दो धारी तलवार साबित होने वाला है, सिद्ध होने वाला है। कैसे दो धारी तलवार? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर सिविलियन के लिए, नागरिक के लिए, जैसे मैपिंग तैयार करना, आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, फिर सेकंड में मिलिट्री सर्वेलांस अबाउट PSLV C62 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV 62। नाउ PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये जो कि PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद उपग्रह यान है। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान है ये लॉन्च व्हीकल,
इसरो का सबसे भरोसेमंद है ये। इसरो का मुख्य कार्यकारी रॉकेट कार ये है। PSLV जाना जाता है विश्वसनीयता के लिए, मतलब 100% इस पर ट्रस्टेड है कि ये फेल नहीं करता जल्दी। सटीकता के लिए, ध्रुवीय और सूर्य समकालीन कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रक्षेपण यान का महत्व क्या है? देखो, 2026 का पहला प्रक्षेपण यान श्रीहरि, इसका महत्व जो है, ये लॉन्चिंग जो हो रहा है, मतलब इस साल का 2026 का ये पहला सैटेलाइट लॉन्च होगा 12 जनवरी को। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये इसरो का ये श्रीहरिकोटा से 105वां प्रक्षेपण यान ये जाएगा। ठीक है, और श्रीहरिकोटा से जाएगा, और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो कि सतीश धवन प्रक्षेपण यान केंद्र है, वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट कौन से प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित होते हैं इसरो के थ्रू क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में। तकनीकी समस्या के बाद समान स्थिति में वापसी। क्या हुआ था? PSLV में तकनीकी समस्या आ गया था। ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, PSLV में तकनीकी समस्या आ गया था। ये कब आया था तकनीकी समस्या? क्या कहते हैं, मई 2025 में PSLV को एक झटका लगा था। ठीक है, तो वो अभी आगे आने वाला उसको देखते हैं। इससे PSLV की विश्वसनीयता में भरोसा मजबूत करता है। अगर वो हमारा एक सेटबैक था PSLV का मई 2025 में, तो इस बार जनवरी 2026 में PSLV द्वारा ESO अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 को लॉन्च करके हम फिर से रिबिल्ड करेंगे, इसके भरोसे को फिर से कायम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होगा। भारत की आंतरिक आधारित खुफिया और निगरानी को क्षमता में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, PSLV में तकनीकी समस्या क्या आया था? अभी जैसे मैंने बताया PSLV में तकनीकी समस्या आया था, तो मई 2025 में PSLV को झटका लगा था। क्या झटका हुआ था? देखो, PSLV C61, अभी ये क्या था? C61, अभी कौन सा लॉन्च हो रहा है? PSLV C62, PSLV C62। ठीक है, 61 अगर सेटबैक में गया था मई 2025 में, ये नहीं हो पाया था कंप्लीट, तो C62 अभी कंप्लीट होगा, ये होगा कंप्लीट। ठीक है, तो मिशन विफल हुआ था। क्यों विफल हुआ था? इसका कारण था रॉकेट के तृतीय चरण में, थर्ड स्टेज का, जो रॉकेट का जो थर्ड स्टेज रहता है ना, तो किसी भी रॉकेट का 3 स्टेज ऑफ रॉकेट रहता है। ठीक है, पहला स्टेज जिसमें पेलोड सब लोड होता है, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन काम करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ था, रॉकेट में समस्या आ गया था। तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन हमारा सेटबैक हुआ था। ठीक है, ये विफल हुआ था। तो अब जनवरी 2026 में PSLV C62 को लॉन्च करके हम रिबिल्ड करेंगे PSLV को। ठीक है, नाउ वी कैन मूव ऑन। मल्टीपल पेलोड्स स्टार्टअप। देखो, मल्टीपल पेलोड्स स्टार्टअप एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब PSLV में देखो, इसरो एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। मतलब इसरो स्टार्टअप को भी, प्राइवेट सेक्टर में भी को मौका दे रहा है इसरो के साथ जुड़ने के लिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को भी, शैक्षणिक संस्थान को भी मौका दे रहा है, क्योंकि जो अभी ये PSLV C62 जाएगा ना 12 जनवरी को, जो अभी लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से, तो वो EOS N1 ये मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये लेके जाएगा। ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट। तो इसमें और भी अतिरिक्त पेलोड को लेके ये जाएगा, जो कि किसका? स्टार्टअप कंपनियों का है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का है। तो इससे क्या दर्शाता है कि इसरो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा को भी क्या कहते हैं, शिक्षा जगत को महत्व दे रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को भी इसरो इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है, कि इसरो के साथ मिलकर काम कर सके। जिन्हें विकसित किया गया भारतीय स्टार्टअप द्वारा, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों द्वारा। इससे यह दर्शाता है कि इसरो निजी क्षेत्र प्लस शिक्षा जगत को भी महत्व दे रहा है। ठीक है, देखो, जो भी ये हमारा मिशन है PSLV C62 का, इस मिशन से कुछ दिन पहले ही इसरो ने अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी का ब्लू बर्ड ब्लैक 2 उपग्रह को सफल प्रक्षेपण लॉन्च किया, मतलब सफल लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी दर्शाता है कि इसरो अब इंटरनेशनली लेवल पे काम कर रहा है, अलग अलग कंट्री का सैटेलाइट को मतलब प्रक्षेपित कर रहा है। तो इसके लिए LBM Mark 3 का उपयोग किया गया था। LBM 3 का उपयोग किया गया था। LBM 3 रॉकेट क्या है? इसरो का बाहुबली रॉकेट, सबसे क्या कहते हैं, शक्तिशाली रॉकेट।
तो LBM-3 रॉकेट, अगर LBM-3 इतना इंपॉर्टेंस रॉकेट महत्वपूर्ण रखता है इसरो के लिए, तो LBM-3 रॉकेट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखो LBM-3 का नाम क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। LBM-3 रॉकेट का फुल फॉर्म हुआ, जिस LBM-3 को ही पहले क्या कहा जाता था, GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3 मतलब जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ओके, ये कहा जाता था। इसका LBM-3 का पुराना नाम था। LBM-3 इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जैसे कहा इसरो का सबसे बाहुबली रॉकेट LBM-3। इससे बड़ा बड़ा मिशन को क्या कहते हैं, प्रक्षेपित किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। जैसे ह्यूमन स्पेस का अगर कोई मिशन होगा तो LBM-3 रॉकेट को यूज किया करेगा। अगर अर्थ के लोअर ऑर्बिट से भी ऊपर अगर जाएगा तो LBM-3 रॉकेट का यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि LBM-3 सबसे भरोसेमंद और थोड़ा भारी क्या कहते हैं, शक्तिशाली रॉकेट है। LBM-3 का मुख्य उपयोग देखो भारी उपग्रह और मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए है। LBM-3 का मुख्य विशेषताएं क्या है, देखो LBM-3 का पूरा नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 43.5 मीटर होता है। वजन इसका लगभग 64 टन होता है। इसकी पेलोड क्षमता लो अर्थ ऑर्बिट में 8 से 10 टन लेके जा सकता है ये। और GTO मतलब जियो संक्राइज ट्रांसफर ऑर्बिट में ये लगभग 4 टन ले जा सकता है, ठीक है। रॉकेट का 3 चरण होता है किसी भी रॉकेट का, ये LBM-3 का किसी भी रॉकेट का 3 चरण होता है। कौन कौन सा चरण, 3 स्टेज ऑफ रॉकेट, कौन कौन सा चरण होता है। फर्स्ट स्टेप, पहला चरण क्या होता है, देखो S2 सॉलिड बूस्टर लगता है। अगर रॉकेट ये जो रॉकेट है, ये अगर मान लो रॉकेट है तो फर्स्ट ये, सेकंड इसका बॉडी और थर्ड इसका जहाँ इंजन लगेगा इसका, ठीक है। ये अब फर्स्ट में पेलोड होगा, सेकंड में और थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन चलता है। ठोस ईंधन, पहला चरण में क्या था, ठोस ईंधन सॉलिड बूस्टर, ठीक है। और ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल लगता है इसमें। लॉन्च के समय सबसे ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं यही ईंधन, थ्रस्ट जो नीचे थ्रस्ट मारता है ना, तो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट यही देते हैं। और यही रॉकेट को ज़मीन से ऊपर उठाने में मदद करता है, ऊपर उठाता है। यही थ्रस्ट दे के इंजन स्टार्ट हुआ तो लॉन्च जैसे होगा थ्रस्ट दे के ये ऊपर उठता है, ठीक है। ये सॉलिड फ्यूल जलता है उस टाइम। सेकंड स्टेज क्या है, L110 कोर स्टेज, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल UDMAH प्लस N2O4, ठीक है, ये ईंधन का नाम है। तरल ईंधन यही इसमें बर्न होता है। स्थिर और नियंत्रक उड़ान देता है। वो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सॉलिड फ्यूल जलेगा, थ्रस्ट देके वो ऊपर उठाएगा तो ऊपर गया। तो ये जो सेकंड स्टेज है ये काम में आएगा, फिर एक्टिव मोड में आ जाएगा सेकंड स्टेज में ये लिक्विड फ्यूल जलेगा। ये जो लिक्विड फ्यूल क्या करेगा कि इसको एक स्थिर कांस्टेंट और नियंत्रण उड़ान देते रहता है, ठीक है, ये सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में C25 क्रायोजेनिक स्टेज होता है, ये जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन इसमें चलता है, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, ये क्रायोजेनिक ईंधन। बहुत अधिक दक्षता, अंतरिक्ष में अंतिम गति तक जाता है ये थर्ड स्टेज। अंतरिक्ष के अंतिम गति तक कौन लेके जाता है, थर्ड स्टेज। तो एक बार क्विक समराइज है LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इसमें इस रॉकेट में 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, थ्रस्ट के साथ सॉलिड फ्यूल जलता है, बर्न होता है, और वो थ्रस्ट के साथ वही फ्यूल इसको ऊपर उठाता है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर उठाता है। देन सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल जलता है जो कि उसको एक स्थिर उड़ान देता है और कांस्टेंट वो उड़ते रहता है। एंड थर्ड स्टेज में क्या था, क्रायोजेनिक स्टेज होता है। वो क्रायोजेनिक लिक्विड उसमें ईंधन जलता है, फ्यूल बर्न होता है, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और वो पूरा उसको अंतरिक्ष के अंतिम गति प्रदान करता है, जहाँ अंतरिक्ष तक जाना है उसको, लास्ट तक वहाँ तक उसको आके ले के जाता है, ठीक है। ये LBM-3 का हुआ। नाम रिवीजन पॉइंटर देते जा रहे हैं, रिवीजन पॉइंटर को नोट कर लो और एक लाइन में रिवीजन कर लो। क्या था मिशन था PSLV C62 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1, ठीक है। डेट एंड टाइम इसका क्या है, 12 जनवरी 2026 सुबह 10:17 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। लॉन्च पैड कहाँ है इसका, SDC सतीश धवन श्रीहरिकोटा प्रथम प्रक्षेपण स्थल है इसका, फर्स्ट लॉन्चिंग पैड है। और इस साल का ये पहला प्रक्षेपण है।
और का कौन से ऑर्बिट में जाएगा ये? अर्थ का लोअर ऑर्बिट में जाएगा, निम्न पृथ्वी कक्षा में जाएगा ये। ESON-1 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये। रणनीतिक उद्देश्य से निर्मित हुआ। PSLV का इंपॉर्टेंस, इसरो का भरोसेमंद प्रक्षेपण यान, ठीक है। और पिछली विफलता के कारण क्या हुआ था? PSLV 612 मई 2025 में सेटबैक जो लगा था। रॉकेट का तीसरा स्टेज क्या हुआ था? समस्या आ गया था रॉकेट के थर्ड स्टेज में, ठीक है। नाउ वी डिस्कस सेकेंड आर्टिकल। ट्रम्प एक्टिवली डिस्कसिंग द परचेज ऑफ ग्रीनलैंड। देखो हुआ क्यों है कि हाल ही में आपने न्यूज़ देखा हुआ था, वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प की आर्मी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला पे अटैक किया और निकोलस मादुरो को उठा के ले गया अमेरिका। अमेरिकी न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक मंत्री आके बोलते हैं कि ग्रीनलैंड भी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये क्या था परचेज होने का ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, कौन से देश इस पर रूल कर रहा है अभी, वो सारे इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर रुचि क्यों दिखा रहा है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो क्यों रुचि दिखा रहा है। तो अबाउट ग्रीनलैंड चलिए आगे देखते हैं ग्रीनलैंड के बारे में क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये। जनसंख्या लगभग 57,000 इसका है। लगभग 80% क्षेत्र पर बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और 20% क्षेत्र जहाँ भी आबादी बसती है। और स्थिति का अटलांटिक महासागर के पूर्व में और आर्कटिक महासागर के उत्तर में। ये जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, ठीक है। और राजनीतिक स्थिति इसका क्या है? डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। देखो डेनमार्क का ये क्षेत्र कब बना? जब यूरोप क्या कर रहा था कि पूरे दुनिया पर जब कॉलोनाइजेशन कर रहा था ना, उपनिवेश बना रहा था अपना हर एक कंट्री को, तो उसी थ्रू में ये ग्रीनलैंड डेनिश ने, जिस उस समय उसका नाम हॉलैंड हुआ करता था, वो डच कंपनी आके ग्रीनलैंड को उपनिवेश बना लेते हैं, ठीक है। उसी टाइम से ग्रीनलैंड क्या कहते हैं डेंस का हो गया, डेनमार्क का हो गया। तो 1979 में होम रूल ग्रीनलैंड में क्या है कि देखो 1979 में ग्रीनलैंड में आंदोलन होता है और होम रूल आ जाता है, मतलब ग्रीनलैंड का सत्ता वहाँ के आदमी चलाने लगते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप के अनुसार ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्रीनलैंड में पॉलिटिकली मतलब ग्रीनलैंड का वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का विदेश नीति, वहाँ का रक्षा, वहाँ का इकोनॉमी कौन देखता है, तो आंसर होगा डच, ठीक है, ठीक है। सॉरी डच बोलते हैं, सॉरी डेनमार्क, ओके। और अगर पूछे कि ग्रीनलैंड कौन सा कॉन्टिनेंट पे आता है, तो क्या बोलोगे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये रहता है। परंतु 18वीं शताब्दी में डेनमार्क के द्वारा उपनिवेश बनाया गया, ओके। यहाँ के नागरिक यूरोपीय ग्रीनलैंड में रहने वाले नागरिक जो हैं वो यूरोपीय संघ के नागरिक हैं, ठीक है। शासन संरचना देखो क्या हुआ, मैंने अभी पहले ही बताया ना आपको कि ग्रीनलैंड, अगर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा एग्जाम है मुझे ये पता नहीं है दोस्तों, पर वनडे एग्ज़ाम है शायद कि उसमें पूछा हुआ ग्रीनलैंड के बारे में कि ग्रीनलैंड महाद्वीपीय में किसका हिस्सा है, तो उसमें आंसर आएगा अमेरिकी महाद्वीप का, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका। और अगर पूछेगा कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रीनलैंड किसका है, तो आपका आएगा इसका डेनमार्क का, ठीक है। तो वहाँ का ग्रीनलैंड का हम समझते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ डेनमार्क का नियंत्रित करता है। डेनमार्क नियंत्रित करता है क्या? उसका फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस सेक्टर और मौद्रिक मामले, ठीक है, ये डेनमार्क नियंत्रित करता है। और ग्रीनलैंड का जो सांसद वो क्या नियंत्रित करता है? और ग्रीनलैंड की संसद नियंत्रित करती है ग्रीनलैंड का घरेलू शासन, ग्रीनलैंड का खनन, ग्रीनलैंड का आव्रजन और ग्रीनलैंड का व्यापार कर। ये खनन से याद आया दोस्तों अभी कि जो अभी ग्रीनलैंड का जो अभी न्यूज़ रिसेंटली में चल रहा है ना कि अमेरिका रुचि दिखा रहा है ग्रीनलैंड को लेके, वो यहाँ का एक ही मुद्दा है खनन का। ग्रीनलैंड में भरपूर मात्रा में भर भर के क्रिटिकल मिनरल है, भर भर के ये क्या कहते हैं मिनरल्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ मेटल है, बहुत भर भर के ग्रीनलैंड में। ये हाल ही में पता लगा था, कौन सा ईयर है, ईयर 2025 में ग्रीनलैंड में सर्वे हुआ था और वहाँ पता लगा था। ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण खनिजों का केंद्र, देखो आगे आएगा अभी। यह द्वीप महत्वपूर्ण कच्चे खनिजों में समृद्ध है। हाँ, साल 2025 के सर्वेक्षण में 34 में से 35 महत्वपूर्ण खनिज पाए गए थे ग्रीनलैंड में ही, सिर्फ सोच लो।
अमेरिका रुचि क्यों दिखा रहा है ग्रीनलैंड को लेकर? देखो, सेकेंड अमेरिका का क्लेम रहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रीनलैंड को कब्जा कर लिया। जैसे कि ये बताया है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें, मतलब कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें, तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल रूल के हिसाब से देखो तो वो डेनमार्क के शासन के अंडर आता है। तो वही है कि अमेरिका कहता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रीनलैंड को कब्जा कर लिया गया था और 1960 में खरीदने का प्रस्ताव भी रखा था। और प्रस्ताव ग्रीनलैंड को लेकर करना क्या चाहता है, एक महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डा बनाना चाहता है जो कि आर्कटिक रीजन में रूस और चाइना को काउंटर कर सके, ठीक है, ठीक है। ये है ग्रीनलैंड प्रमुख खनिज, ग्रीनलैंड का प्रमुख खनिज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा और एग्जाम का तो फेवरेट पॉइंट है ये सब मिनरल्स को लेके। ग्रीनलैंड का प्रमुख खनिज क्या है? REMS, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स। ऊर्जा भंडारण संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, प्लेटिनम समूह धातुएं, फ्यूल सेल में उपयोग, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। क्या बता? प्लेटिनम समूह धातुएं, ठीक है। टाइटेनियम और वेनेडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम का उपयोग कहाँ होता है? उपयोग होता है एरोस्पेस में, डिफेंस सेक्टर में, चिकित्सा इम्प्लांट में, ठीक है। और वेनेडियम का उपयोग इस्पात मिश्र धातु व वेनेडियम रेडॉक्स एवं फ्लो बैटरी में, ये इसका उपयोग है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग ऊर्जा भंडारण संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। नाउ मोलिवेंडनम और फ्लीडस्पर दोनों का उपयोग औद्योगिक मिश्र धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल, सेरेमिक्स एक्सेट्रा में। नाउ वी शिफ्ट इन आवर सेकंड आर्टिकल, AMR, एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस। तो चलिए इसको भी स्टडी करते हैं। एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा है ये। और ये इस बार जो हमारे इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात जो दिसंबर 2025 में हुआ होगा संबोधन, तो उसमें AMR को लेकर राष्ट्रीय जनचर्चा का विषय बनाया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। नाउ वी कैन मूव इन आवर नेक्स्ट आर्टिकल, AMR, एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस। क्या ये एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस, तो इसमें एक टर्म आता है वन हेल्थ अप्रोच का। अब वन हेल्थ अप्रोच क्या है? ह्यूमन एनिमल प्लस इन्वायरमेंट। ये ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंट क्यों लिखे हुए हैं? ये है कि ये जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये अभी तीनों आगे आएगा। ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंट की, जो ह्यूमन एंटीबायोटिक को कंज्यूम करता है वो एनिमल करता है, वो इन्वायरमेंट में कैसे? कृषि करने के दौरान, और एनिमल में कैसे? एनिमल में जैसे वो दवाई इंसर्ट के दौरान, और ह्यूमन में भी दवाई के दौरान। तो ये जो आपस में तीनों कंज्यूम करते हैं, ये तीनों इन्वायरमेंट में फैल जाता है। जैसे क्या होता है, इन्वायरमेंट के थ्रू मिट्टी में जाता है, मिट्टी से क्या जाता है? जल स्रोत में जाता है, ठीक है। जिसके कारण हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये हम आगे देखने वाले हैं अभी। और अभी पहले हम शिफ्ट होते हैं AMR पे। AMR वह स्थिति है जब बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स दवाओं, खासकर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। मतलब देखो क्या हुआ, सीधा सीधा मतलब, इसका मतलब दवा काम करना बंद कर देती है। अगर आपको कोई छोटी मोटी भी बीमारी है तो वो दवा काम करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम कर लिया। हल्का से भी कुछ हुआ, एंटीबायोटिक कंज्यूम करना, दिस इज़ अ बैड हैबिट, एंड इसका एक लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट पड़ सकता है आवर हेल्थ पे, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? निमोनिया जैसे, UTI, यूरेनी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे, मूत्र संक्रमण जैसे सामान्य बीमारियों का इलाज कठिन हो गया है, ठीक है। जिसके कारण बीमारी की अवधि लंबी हो जाती है, आपका चिकित्सक का खर्च बढ़ जाता है, डॉक्टर का खर्च बढ़ जाता है, मृत्यु दर में वृद्धि होती है, डेथ रेट्स का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। जो कि ये एक बहुत सैड बैक है। तो जितना ज़रूरी है एंटीबायोटिक लेना, बॉडी को उतना एंटीबायोटिक चाहिए। अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक ओवरडोज के कारण क्या होता है कि बॉडी क्या करता है कि वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना लेता है। उसके बाद आप कितना भी दवाई खाइए, वो एंटीबायोटिक आपको शरीर में लगने ही नहीं देगा। वो एक वायरस को, उसको प्रोटेक्ट करने की शक्ति ही ख़त्म कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड द AMR, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों का उल्लेख किया अपने मन की बात में, ठीक है। तो उसमें क्या उल्लेख किया कि एंटीबायोटिक का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है।
और निम्न के विरुद्ध चेतावनी भी दिया। क्या चेतावनी? बिना डॉक्टर की सलाह से दवा न लें, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग न करें, खुद से दवाइयाँ न लें, कुछ भी हो डॉक्टर से सलाह लें, खुद एक डॉक्टर बन के अपने से दवाई मेडिकल स्टोर, क्योंकि अवेलेबल मेडिकल स्टोर पे कोई प्रिकॉशंस नहीं है, ना कोई दिखा है कि डॉक्टर दिया लिख के या नहीं दिया लिख के, आप जाओ लेने तो वहाँ मिल जाते हैं दवाई। तो वो एक अलग बात है, मेडिकल स्टोर वाले विदाउट एनी परमिशन दवाई दे देते हैं आपको, एंटीबायोटिक का कुछ भी। तो उसके कारण आपको सबसे पहले सजग होना होगा। तो वन हेल्थ दृष्टिकोण की व्याख्या से मानव स्वास्थ्य, पशु, अब देखो वन हेल्थ का भी बात कर रहे हैं तो ऊपर पे ना, वो ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ क्या होता है कि तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। देखो हमारे इकोसिस्टम में तीनों, ह्यूमन भी, एनिमल हेल्थ भी, और क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ भी, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करते हैं। तो देखो जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग मनुष्यों में, पशुपालन में, कृषि में, दवाओं में अवशेष पहुंचता है कि नहीं, और मिट्टी जल स्रोत से प्रतिरोधी बैक्टीरिया AMR पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, पूरे इकोसिस्टम में फैलते हैं। ठीक है। अब जो है कि ये निगरानी, AMR की ज़्यादा उपयोग, ये ज़्यादा कुछ हो रहा है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है? NARS, नेशनल AR सर्वेलांस। ठीक है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? मतलब AR मतलब क्या हुआ? नेशनल AR सर्वेलांस का मतलब क्या हुआ कि नेशनल एंटी, वो जो अभी बताए, एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, तो 2013 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय रोग नियंत्रक के अंतर्गत कार्यरत है ये। और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसका सर्विलांस में रखते हैं। जैसे देखो GLAS के थ्रू, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, इसके थ्रू। ठीक है। तो ये हो गया। तो नाउ गाइस, आज का हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। तो 10 रुपया